हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, पिछले वीडियो में आपने बात किया था कि क्वालिटी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमारा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में। और यदि आपके भी कोई अदर स्टेट एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा तो उसमें भी आपका एग्जाम होगा, वो भी क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से होगा। और जो यहाँ सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा, आपको भी ये हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे साथियों मैं बात कर रहा था क्वालिटी कॉन्सेप्ट की, जो हमारा पहला यूनिट था उसका पार्ट 2 आज बात करने वाला हूँ। पार्ट 1 बात कर चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप उसको आराम से देख पाएंगे। तो आइए साथियों, मैं यही कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो मिले आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। ये बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की, और आज के जो यहाँ पे बात होने वाली है उसको देखेंगे यहाँ पे। साथियों, पिछली बार हमने देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या था, क्वालिटी कंट्रोल। तो इसी में हमने बात किया था थोड़ा सा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM की। तो यहाँ पे क्या हुआ, TQ मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका टॉपिक है, तो वहाँ पे इसको बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लग गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TQM, इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑन क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ साथियों, जब हमने बात किया था क्वालिटी कंट्रोल हमारा 90, यहाँ पे बात करते हैं 1950 से 50 शुरुआत स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन हम यहाँ 2000 आते थे। इसको थोड़ा सा जब इवोल्यूशन हुआ, इसलिए अपडेट होते होते हमारा बन गया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे ये बात आती है। TQM हमारा क्या होता है, डील्स विद द टोटल प्रोडक्ट्स इन इट्स टोटालिटी। टोटालिटी मतलब साथी जो टोटल रूप से जो पूरी क्वालिटी होती है उसमें ये डील करता है। कैसे आप देख सकते हैं, क्वालिटी किस किस टर्म में डिफाइन की जाती है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे आपको क्या डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कोई ना कोई डिजाइनिंग होती होगी, उसमें कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग वर्क लगता होगा, वो कहीं ना कहीं उसके रॉ मटेरियल परचेजिंग होती होगी, या फिर कहीं कुछ सेल होता है, कुछ इक्विपमेंट परचेज किए जाते हैं, उसके प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस होता है, प्रोसेस में या फिर उसका इंस्पेक्शन, जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। तो पूरा यहाँ पे जब बात करते हैं TQM की, सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती हैं। दिस इज द बेसिकली is basically an integrated system covering all quality control activity during the various phases of product development। मतलब जैसे प्रोडक्ट हमारा डेवलप होता है उसमें जितने जितने फेज होते हैं, सभी फेज पर हम, सभी एक्टिविटी पर हम क्या करते हैं, अपनी उस क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। ये पूरा यहाँ पे अगर TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल रखने की बात होती है। तो ये हमारा थोड़ा सा टोटल मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया TQM का। अब यहाँ बात करते हैं जो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम जैसे बात करते हैं, पहला आता है हमारा परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस आते हैं, जैसे मान लें कोई हम कार परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी फ्यूल इकोनॉमी चेक करते हैं हम कि उसकी एवरेज क्या है, उसकी बैटरी जो है उसकी कितनी ड्यूरेबल है, उसकी पीरियड कितना है, पीरियड की नहीं बात करते, उसमें कितना ड्यूरेबल है बैटरी की। तो हम क्या है उसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं कि कार की परफॉर्मेंस कितनी है। तो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है, हम इसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं। उसकी फीचर चेक करते हैं कि वो कार में कितने सीट्स हैं, उसकी लुकिंग क्या है, उसकी कलर क्या है, वो कलर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम क्या चेक करते हैं, फीचर भी चेक करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी डिज़ाइन कैसी है, जो कार की सीटें हैं उसकी डिज़ाइन कैसी है, सारी चीज़ हम उसमें चेक करते हैं। तो उसके फीचर चेक कर सकते हैं, तुम्हारी क्वालिटी की डायमेंशंस हो जाती हैं। फिर हम ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं कि हमको कुछ उसमें क्या कौन से पार्ट हैं, या फिर उसका ड्यूरेशन, कुछ पार्ट्स के चेंज करने का ड्यूरेशन क्या है, या कितने रन करने के बाद हमको उसको यहाँ पे सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, क्या ड्यूरेबिलिटी में आते हैं सारी चीज़। कौन सा पार्ट किसकी लाइफ पीरियड कितनी है, वो ड्यूरेबिलिटी आ गई। अब बात करते हैं हम रिलायबिलिटी की। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि फेलियर, रिपेयर और स्पेशल टाइम ऑफ फॉल्ट फ्री ऑपरेशन, हम उसको कितने देर, मतलब कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक हम बिना किसी मेंटेनेंस के, या फिर कहें बिना किसी एक्सीडेंट, या फिर कहें जिसको हम बोलते हैं किसी पार्ट को डैमेज हुए, कितनी देर तक या कितने टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को ले करके। तब रिलायबिलिटी देख सकते हैं। सर्विसिबिलिटी देख सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे पार्ट डैमेज होता है तो उसको हम कितने कितने लो काट पर उसको हम मेंटेन करवा पाएंगे, या फिर हमको कस्टमर सर्विस, जो हम अगर मान लीजिए कस्टमर कंप्लेन करता है तो उसको सर्विस मिलने में कितना टाइम लगेगा, उसकी सर्विसिबिलिटी क्या है, वो हम यहाँ पे सर्विसिबिलिटी के एक डायमेंशन हो जाता है। फिर उसकी अपीयरेंस क्या है, मान लीजिए हम कोई चीज़ परचेज करें तो उसका स्मॉल है, बिग है, कैसा है, साउंड कैसा है, फिर कैसे उसकी बाहर से एक्सटीरियर लुक कैसे, इंटीरियर लुक कैसे, उसकी अपीयरेंस हम देखते हैं। फिर यूनिफॉर्मिटी इसमें देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी साथ ही यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि जब भी कंपनी हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं तो एक मैन्युफैक्चर होता नहीं है, कई सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो क्या सभी में वो समानताएं हो कि नहीं, जो हमारी क्वालिटी एक प्रोडक्ट में, क्या वही क्वालिटी सभी प्रोडक्ट में मिल पा रही, नहीं मिल पा रही है, तो वो हमारी होती है यूनिफॉर्मिटी। फिर बात आती है कंसिस्टेंसी एंड कन्फॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सारी चीज़ें हैं नहीं, कंसिस्टेंस है नहीं। फिर सेफ्टी इसको चेक करते हैं
ह्यूमन सेफ्टी हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, इन्वायरमेंट को ले सकते हैं हमारी सेफ्टी, सारी चीज़ें यहाँ पे हम सेफ्टी भी देख करते हैं। ये टाइम को भी देखते हैं, क्वालिटी के अंदर हमारा टाइम भी आता है। टाइम कैसे हो सकता है, आपका टोटल जो प्रोडक्ट लिए उसकी टोटल लाइफ साइकिल क्या है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी सप्लाई हमको मिलने में प्रोडक्ट कितना टाइम लग रहा है, या फिर कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया, सर्विस मिलने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ पे टाइम को चेक करते हैं। कस्टमर सर्विस चेक करते हैं, अगर हम कोई कंप्लेन कस्टमर करता है तो उसको रिजॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। सेल्स के बाद है तो यहाँ देख लीजिएगा, सेल्स होने के बाद जैसे हमने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ले लिया है, लेकिन उसके बाद अगर हम क्योंकि एक्चुअल रियल कस्टमर सर्विस तभी चेक की जाए जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है तब, क्योंकि अब क्या होता है, यदि आपने प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, जो वेंडर है वही चाहेगा कि आप, तब वो बढ़िया क्वालिटी देगा, क्योंकि आप वो चाहेगा कि आप इसको जल्दी परचेज करिए। परचेज करने के बाद जो रियल आपको यहाँ पे सर्विस मिल रही है वो कस्टमर सर्विस होता है, वहाँ पे ये देखी जाती है। फिर यहाँ पे कंपेरेबिलिटी देखी जाती है कि जो अदर अटैचमेंट हैं, जो उसके अदर प्रोडक्ट हैं, उससे कम जो मार्केट में अदर प्रोडक्ट मौजूद हैं उससे कंपेयर करने लायक है कि नहीं। तो सारी चीज़ यहाँ पे आपको डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में ये चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे और चीज़ बोला जाता है, TQM जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फर्म इन सेटिस्फाइंग कस्टमर। कैसे यहाँ पे बोला गया कि कस्टमर सप्लाई रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। कस्टमर का और सप्लायर का रिलेशनशिप है वो कैसा है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट के और रिस्पेक्ट के हिसाब से उसको भी देखा जाता है। ये भी वो इन्वॉल्व होता है TQM में। फर्म इन हाउस रिक्वायरमेंट बाय द कस्टमर। फिर यहाँ पे आ गया आता है सप्लायर आर द पार्टनर्स इन अचीविंग जीरो डिफेक्ट सिचुएशन। जो सप्लायर के हैं वो कैसे कर रहे हैं कि हम उनको जब पार्टनर्स, जैसे पार्टनर्स हैं कुछ यहाँ पे, तो उनको हम जो पार्टनर्स हमारे प्रोडक्ट को पा रहे हैं उनमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, सिचुएशन में जीरो डिफेक्ट आना चाहिए। सही जाती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सप्लायर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बाय द कस्टमर। कोई यहाँ पे कस्टमर कोई प्रोडक्ट पा रहा है तो उसका सप्लायर प्रोसेस क्या है प्रोडक्ट्स का, उसको हम रेगुलर मॉनिटर कर पाएँ। तो ये चीज़ यहाँ पे TQM इन्वॉल्व करता है, और ये कुछ यहाँ टॉपिक थे जो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पहला चीज़ मेन चीज़ आता है कस्टमर फोकस, कस्टमर डिलाइट एंड सेटिस्फेक्शन। कितना कस्टमर को फोकस कर रहे हैं, कस्टमर कितना खुश है और उसकी संतुष्टि क्या है, वो चीज़ यहाँ पे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। मेन चीज़ हमारा प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है, कस्टमर यूज कर रहा है, तो हम मेन फोकस हमारा कस्टमर पर होना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे आप किस फैक्ट्री में, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, उनके बीच जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉई हैं, फिर जो उनका एनवायरनमेंट है, उसमें हम उस कल्चर को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे अगर काफ़ी लंबे समय तक यही कल्चर रहा तो लोग उतना फिर अट्रैक्ट नहीं होते। यदि आप कल्चर यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है इंप्रूव हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको अट्रैक्ट होंगे। फिर यहाँ पे आता है फोकस, कंटिन्यूस एंड रिलेंटेनेस कॉस्ट रिडक्शन। हमको हमेशा फोकस रहना चाहिए, कंटिन्यू लगातार हम कोशिश करें कि लगातार कि हम किस प्रकार से हम कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे कास्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ हम लगातार कैसे हम क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आते रहे हैं। फिर आता है टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर बाई एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट बिजनेस। हमको ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जहाँ पर कोई भी आए और आराम से बिजनेस कर पाए, अपने बेस्ट बिजनेस को दे पाए। टू कैपिटलाइज ऑन द सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉई हो या फिर कोई कस्टमर जा रहा है आपके सर्विस लेने, तो उसको ऐसा यहाँ पे अनुभव हो कि आपको वहाँ पे वो लगे कि हाँ मुझे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे मिली है, ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ। ये मेन चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसलिए हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन पैरामीटर को हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा और बात करते साथियों तो यहाँ पे आता है क्वालिटी बाय डिजाइन, एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्वालिटी इज क्रिएटेड बाय डिजाइन। कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी, हाँ डिजाइन के द्वारा प्रोडक्ट को हम क्वालिटी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें होती हैं कि जो कस्टमर को लेके देयर शुड कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटी डिजाइन इन अ प्रोडक्ट विच मीट्स कस्टमर नीड एट अ प्राइस एक्सेप्टेबल टू हिम। हम प्रोडक्ट की डिजाइन को हम देखते हैं, लेकिन इस प्रकार से देखना है कि जो एक एक्सेप्टेबल प्राइस पर कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करे। यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, जनरल कंसिडरेशन फॉर अ गुड डिजाइन, क्या क्या हमारा अपीयरेंस देखते हैं। अभी हमने बात किया रहा था डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमको देखनी है, फिर से यहाँ पे हमको रिव्यू में लेनी है। क्या क्या है देखिए, यहाँ पे अपीयरेंस क्या है, उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी क्या है, मतलब कि कितना एवरेज दे रही है, या फिर उसकी सर्विस क्या है, सेफ्टी कितनी है उसकी, रिलायबिलिटी यदि आदमी कोई यूज कर रहा है तो वो ह्यूमन, जैसे मैंने बात किया ह्यूमन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर कितना वो सेफ है, रिलायबिलिटी उसकी कितनी है, मेंटेनेबिलिटी जैसे मैंने बात कर लिया कि बिना मेंटेन किए उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है,
हम कितने टाइम तक यूज कर पा रहे हैं, ईज ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, उसकी डिज़ाइन की रिव्यू करना, ये सारी चीज़ हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन में यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और होता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप साथियों क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उसके पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक सैंपल या एक मॉडल बनाते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमारा बड़ा है, जैसे हमको कार दिखाना है तो एक छोटी सी हम कार बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, उसमें उसको स्केलिंग करके सारी चीज़ें स्केल पे होती हैं, छोटा बनाते हैं। या फिर मान लीजिए आप घड़ी बनाते हैं, कोई वॉच है तो उसमें देखिए आपके जो पार्ट्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका जो प्रोटोटाइप बनाएंगे उससे बड़ा बनाएंगे ताकि हम सही से उसका एनालाइज कर पाएँ। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोटोटाइप, ये हो तो प्रोटोटाइप मैंने बताया, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग टाइम करते हैं, फिर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, फिर उसमें जो डिज़ाइन चेंज आ रही है, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन के दौरान उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये इस प्रोडक्शन करते समय ये चीज़ जो है वो फॉल्ट हो सकती है, ये हम प्रोडक्शन को रोक सकती है, या फिर इसको हमको चेंज करना चाहिए, तो उस डिज़ाइन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये चीज़ हमारा इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप होता है। इन चीज़ को लेकर के हम उसमें चेंजिंग करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, ये प्रोटोटाइप की बात होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल ऑन परचेज प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, परचेज करते ही हैं क्योंकि हमको कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है। तो यहाँ बात आती है एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परचेज अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ और कंजप्शन। किसी भी प्रोडक्ट को हम प्रोसेस करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, फिर उसको कंजप्शन करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमको कई अलग अलग प्रकार के हमको रॉ मटेरियल या फिर प्रोडक्ट हमको लेने होते हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड गिवन ड्यू टू द कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज बिकॉज इट कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट। इस प्रकार से हमको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी हमको यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए परचेजिंग के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे एंड प्रोडक्ट के क्वालिटी को भी अफेक्ट करने वाली है। तो आगे बोला गया व्हाइल डिसाइडिंग द क्वांटिटेटिव दैट इज टू बी परचेज कंसिडरेशन इज आल्सो गिवन टू द इकोनॉमी। जब डिसाइड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं कितनी हमको परचेज करनी है, तो हमको इस प्रकार से हमको कंसिडर करना है कि इकोनॉमी भी हो। अब पता चला हम छोटा सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा है, तो हमारा इकोनॉमी नहीं हुआ ना, उतना हमको प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी भी उतनी सेलेक्ट करनी है ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी बच जाए, और जब वहाँ पे उसको हम मैन्युफैक्चर करें तो वहाँ भी वो उसका ज़्यादा एवरेज मिले। मेनी टाइम इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू गेट सम ऑफ द कंपोनेंट्स एज पर देयर ओन डिजाइन मैन्युफैक्चर बाय द एंसिलरी कंपनीज। आप जानते होंगे कई सारे प्रोडक्ट, जैसे आप मान लीजिए कोई कार ही मैन्युफैक्चर होती है तो मारुति सारी चीज़ें नहीं मैन्युफैक्चर करती है। मान लीजिए टाटा लेते हैं, टाटा सारी चीज़ें नहीं मैन्युफैक्चर करती, कुछ जो लोकल कंपनी जो होती हैं उनसे ले लेती है क्योंकि वो उस डिज़ाइन में वो माहिर है। तो वही चीज़ बोली जाए कि कई बार ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये इकोनॉमिकल हो जाता है कि हम कुछ पार्ट या कुछ कंपोनेंट उसके जो लोकल यहाँ पे वो हैं, जो लोकल कंपनीज हैं जो उसके डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर करती हैं उन्हीं से हम ले लें। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ प्रोक्योरमेंट साथ यहाँ पे एक वर्ड आता है, प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट यहाँ समझिएगा, इसको हम अभी डिटेल बात करने वाले हैं। प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एग्रीइंग टू टर्म्स एंड एक्वायरिंग गुड्स सर्विस और वर्क्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफन वीआर टेंडरिंग और कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। यह साथियों अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट को तो अधिकतर हम टेंडर के नाम से ही समझ सकते हैं, टेंडर समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बिडिंग बोल सकते हैं। बिडिंग बोलो साथियों जानते हैं ना, जो बोलते हैं इसकी बोली बोलते हैं। टेंडर मतलब जो हम लोग ठेका लेते हैं, ठेका पहले जो हमारी बोली लगती है वो टेंडरिंग में आती है। तो ये प्रोसेस है कि हम कुछ जो टर्म उसमें हम कुछ सामान को, जैसे हमको कुछ सर्विस लेनी है, कुछ गुड्स लेने हैं, कुछ सर्विस लेने हैं, कुछ काम करवाने हैं, तो उनके बीच हम क्या करते हैं, एक टर्म्स साइन करते हैं, उसमें सहमत होते हैं, क्योंकि परचेज कोई और कर रहा है, कोई यहाँ पे सामान कोई और सेल मतलब सर्विस, या कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इनके बीच एग्रीमेंट होता है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। आपको बोली दी जाती है, इनको भी चाहिए कि हमको सेलर को जो परचेज करे उसको चाहिए कि हम, वो सोचता है कि हमको कम से कम प्राइस में मिले, अच्छा क्वालिटी मिले। तो कई सारे जहाँ पे जब टेंडर ओपन होता है तो कई सारे लोग बिड करते हैं, उसमें जिसका कॉस्ट, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसको टेंडर उसका सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार यहाँ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है। अभी हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे थोड़ा सा इसको भी। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो 3 टाइप के हैं। 3 टाइप कौन कौन से आती है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आता है पहला डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, हमारा आता है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई गुड या सर्विस को टू प्रोड्यूस टू एन इन प्रोडक्ट, सॉरी एनी गुड्स और सर्विस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इन प्रोडक्ट। जैसे हम कुछ ऐसा सामान लेने वाले हैं, कुछ ऐसे सर्विस लेने वाले हैं जो हमारे एंड प्रोडक्ट को, जैसे हमारा जो कुछ
मैन्युफैक्चर करने वाले डायरेक्ट उसमें प्रोड्यूस करे, उसमें ज़्यादा हेल्प करे। जैसे रॉ मटेरियल हम लेते हैं, कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट्स परचेज कर रहे हैं, कुछ मशीनरी परचेज कर रहे हैं या परचेज करें या फॉर रीसेल, तो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे हम ऑल नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस, जैसे हम ऑफिस के लिए कुछ सप्लाई ले रहे हैं, कुछ फर्नीचर्स खरीद रहे हैं, उसके लिए कुछ सिस्टम खरीद रहे हैं जो हमारे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। सर्विस हो गई, यूटिलिटीज हो गई, तो हमारे इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में आती हैं। गुड्स प्रोक्योरमेंट में क्या आती हैं, जब सामान को लेने वाले हैं, जैसे यहाँ पे फिजिकल आइटम टिपिकली हेल्ड एज इन्वेंट्री वेदर फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। जैसे हम यहाँ पे इसको एग्जांपल लें तो रॉ मटेरियल्स, होलसेल आइटम्स, ऑफिस सप्लाई, ये गुड्स में आते हैं। गुड्स में साथ ही सामान हो गया। सर्विस क्या हो गया, जैसे हमने लॉ फर्म से लिए, कुछ यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट रखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे बीच, ये हमारे क्या सर्विस दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जैसे कुछ हमारे पास होते हैं कि वो हम उनको सिर्फ लेबर के लिए, वो जो ठेकेदार होता है हमको सिर्फ लेबर प्रोवाइड करवाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमको इलेक्ट्रिसिटी पता है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वाटर वो सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर्विस प्रोक्योरमेंट होता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो स्टेप्स हैं हमारे, उसकी हम बात करते हैं। क्या क्या है स्टेप प्रोक्योरमेंट की, देखिए यहाँ पे सॉरी दोस्तों, कुछ 9 स्टेप्स हैं। साथ ही यहाँ पे स्टेप 9 है, आप इसको 6, 5 जो भी याद है उसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा बता रहा हूँ। कहीं पे आप देखेंगे 7 स्टेप, कहीं पे आप 3 स्टेप, इस प्रकार से आप देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझिएगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई विच गुड्स एंड सर्विस द कंपनी नीड्स। कंपनी की किस सामान या फिर किस लगेज, किस मटेरियल या सर्विस की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए एक परचेज रिक्वेस्ट डालेंगे जिसको हम बोल सकते हैं टेंडर। फिर यहाँ पे जो वेंडर्स होंगे उसको असेस करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें टेंडर जो वेंडर्स होंगे वो जो सामान को बेचना चाहेंगे, वो जो आप सर्विस देना चाहेंगे, वो क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और अपने अपने फॉर्म को फिल करेंगे। फिर आप उसको क्या करेंगे, एसेस करेंगे वेंडर्स को, फिर उनको सिलेक्ट करेंगे कौन सा बेस्ट है, फिर उनसे आप प्राइस को निगोशिएट करेंगे, क्या प्राइस है उनकी, फिर उनके टर्म्स जो क्या है, कंडीशंस क्या हैं। उसके पहले आप हम क्या करेंगे, फिर परचेज ऑर्डर को एक परचेज ऑर्डर मतलब साथियों एक कि पेमेंट नहीं कर सकते, एक ऑर्डर, एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, हम इसको परचेज करना चाहते हैं या फिर उसको हम परचेज कर लेंगे, यही बोल सकते हैं आप। फिर हम क्या करेंगे, सामान को जो हमारा सर्विस है, गुड्स है, उसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और जो सामान है उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि हमारे जो टर्म्स के अनुसार जो सामान वो दिया गया वो है कि नहीं, उस स्टैंडर्ड पर खड़े हैं कि नहीं है। फिर यहाँ पे कंडक्ट 3 वेज मैचिंग, यहाँ पे एक प्रोक्योरमेंट में होता है, उसको आप ध्यान दे सकते हैं, कहीं पे गूगल कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अप्रूव इनवॉइसिंग एंड अरेंजमेंट पेमेंट, क्योंकि अभी तक यहाँ पेमेंट नहीं हुआ था। अब जो हमारे प्राइस पर जो हम यहाँ पे एग्री हुए थे, फिर उसको हम इनवॉइस को अप्रूव करेंगे, फिर उसको पेमेंट को अरेंज करेंगे, फिर उसको हम रिकॉर्ड्स के लिए रखेंगे साथ में जो सामान को हमको सामान में आया है। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, आप ध्यान सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। पहले यहाँ पे ये देखते हैं कंपनी को किस सर्विस या किस गुड्स की ज़रूरत है, फिर उसके लिए एक रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर वेंडर्स उसको फॉर्म को फिल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस जो वेंडर्स फिल किए उनको हम देखेंगे, फिर उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर वेंडर्स के साथ हम प्राइस को निगोशिएट करेंगे, प्राइस तय करेंगे, फिर उनके जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे, उस टर्म्स के हिसाब से उनकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख करके हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। फिर हमको सामान मिलेगा, जो डिलीवर्स हैं सामान हुए उनको इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब उनका निरीक्षण करेंगे कि जो टर्म्स के हिसाब से वो है कि नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उनका इनवॉइस जो है अप्रूव करेंगे, फिर पेमेंट उनका अरेंज करेंगे, फिर उसको अपने पास सामान हमारा हो गया। तो ये कुछ प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस होते हैं, इसको हमको ध्यान देना है और थोड़ा सा याद रखना है। इसको आप लिख सकते हैं, एक एक करके आपको एग्जाम में आता है तो उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो साथियों यदि समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता दीजिए, क्योंकि साथियों हम आपके सहयोग से इस चैनल को एक सभी तक पहुंचाना चाहेंगे और आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो आपका भी सुझाव हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक मिलता रहे। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि जो वेंडर्स हैं आप क्या, एक सप्लायर है जो हमको गुड्स और सर्विस को यहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। पहले उनकी क्या क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं। जो टर्म्स बात कर रहे थे उसमें हम प्राइस देख रहे हैं कि वही सर्विस वही गुड्स कोई दूसरा जो जितने वेंडर हैं उसमें प्राइस किसकी अच्छी है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से प्राइस कम है ज़्यादा है। अगर हमको प्राइस कम मिल रही है, क्वालिटी वही मेन है, सेम है, थोड़ा 19-20 है, अगर हमको प्राइस कम मिल जा रही है तो हम वही परचेज करेंगे, क्योंकि हमको भी यहाँ पे हमको कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अगर हम रॉ मटेरियल ज़्यादा कॉस्टली परचेज करेंगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी कॉस्टली जाएगा, जो कस्टमर को जाना है वो भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। और वहीं पर अगर हमारा रॉ मटेरियल सस्ता है
हम इकोनॉमी है तो हम जो हमारा इंड प्रोडक्ट होगा वो भी कस्टमर के लिए इकोनॉमिकल होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं, फिर उसकी सर्विस जो सेवाएँ हैं, मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल लिया, बीच में कोई रॉ मटेरियल कम हो गया या फिर हमको और जरूरत पड़ी तो क्या बीच में हमको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या कितना फास्ट हमको मिल पाएगा, मैंने ऑर्डर किया कितने टाइम में डिलीवरी हो पा रही है उसकी रॉ मटेरियल की, सप्लायर कितना देर सप्लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, पास का है दूर का है कितने दूर का है। इमरजेंट केसेस वही साथियों वैसे बताया कि मान ली बीच में हमको सप्लाई करनी पड़ गई। इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ सप्लायर क्या है, उसकी इन्वेंट्री क्या क्या है, कितने पास मतलब कि उसकी पॉलिसीज क्या हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उसकी, और यहाँ पे पीरियडिक सप्लायर ऑडिट्स उसके क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ हमको सप्लायर को जो हम इवेलुएट कर रहे हैं उसको हम जब देख रहे हैं, जब प्रोक्योरमेंट में जब देखते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें ऐडते हैं, पैरामीटर है उसको हम यहाँ पे देख कर ही उसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा इवेल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स में आता है। जब इस सप्लायर को इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ हमको देखते हैं। अब आते हैं इवेल्युएशन प्रोसेस क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द प्री क्वालिफिकेशन स्टेप विद इन द परचेजिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच इज अ सप्लायर अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। मतलब कि हम प्री क्वालिफिकेशन एक स्टेप देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ बेस करते हैं कि इस सप्लायर को अप्रूव करना चाहिए कि नहीं अप्रूव करना चाहिए। या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि सप्लायर की जो परफॉर्मेंस है वो मैनेजमेंट कैसी है, मैनेज कैसे कर रहा है वो सारी हम यहाँ देखते हैं। दिस इंक्लूड्स अप्रूवल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सप्लायर बिजनेस इंक्लूडिंग। सप्लायर जो है हम उसके लिए हम क्या क्या एस्पेक्ट देखते हैं, वहाँ थोड़ा सा कुछ एवेल्यूएट करने को बोल रहे थे या कुछ और चीज़ देखते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका फाइनेंशियल जो यहाँ पे कैपिटल है वो कितना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितना है और परफॉर्मेंस क्या है। ये चीज़ फोर चीज़ देखते हैं अप्रूव करने से पहले। फिर बेनिफिट क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा। सप्लायर प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो सप्लायर्स होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट देंगे और सर्विस देंगे आपको। सप्लायर्स ऑफर सफिशिएंट कैपेसिटी एंड बिजनेस स्टेबिलिटी, क्योंकि हम सप्लायर हैं, सप्लायर का सिर्फ एक काम है कि वो उस आप किसी एक रॉ मटेरियल के लिए एक सप्लायर को यहाँ पे हायर कर रखा है, तो वो उस सप्लायर उस रॉ मटेरियल को एक हायर कैपेसिटी में वो अपने पास सफिशिएंट कैपेसिटी में वो रखेगा, फिर आपको ऑफर करता है। और वो भी वहाँ पे आपको इसलिए आपकी बिजनेस की स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये रॉ मटेरियल मुझे ये सप्लायर टाइम पे दे देगा। आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ हिडन कास्ट इन सप्लाई चेन। यदि कोई यहाँ पे हिडन कास्ट है या फिर कहीं कास्ट ज़्यादा बढ़ रही है, यदि हमको लगता है कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उस जो हिंड्रेंस है जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा करके, तो वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ड्राबैक्स क्या है, इंक्लूड्स रिसोर्सेज एंड कास्ट कमिटमेंट्स इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव सिस्टम। यहाँ पे अधिक रिसोर्स और कास्ट को थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि अभी तक मान लीजिए हमारा डायरेक्ट था, लेकिन अब बीच में एक आदमी और आ गया, एक सर्विस देने वाला एक और आ गया, तो वहाँ थोड़ा सा रिसोर्स बढ़ जाते हैं और कास्ट को थोड़ा सा हमको कमिट करना पड़ जाता है। विदाउट गोइंग थ्रू द रूट काज ऑफ सप्लायर प्रॉब्लम और इनकन्सिस्टेंसी स्कोरिंग में रिजल्ट द इनएक्यूरेट असेसमेंट। यदि हम सप्लायर के प्रॉब्लम को या फिर इनकन्सिस्टेंट को स्कोर नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इनएक्यूरेट असेसमेंट में हमको रिजल्ट में वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो पाएगा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रोसेस था। और थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे आता है, अगर साथियों हम बात करें कैपेसिटी वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप जान ही चुके हैं, बस वहीं से आपको फिर घुमा के वही लिखनी है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको कुछ पॉइंट्स वेरीफाई करने होते हैं कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, उसमें डिफेक्ट्स क्या हैं, डिफेक्ट्स हमको कम से कम रखने हैं। एवेल्यूशन ऑफ मशीन कैपेसिटी, जो हमारे पास मशीन्स हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना उसको एवेल्यूएट कर पाते हैं, रॉ मटेरियल को कितना वो रिफाइन कर पा रहे हैं, डिलीवरी की रिलायबिलिटी क्या है, और डिजाइन चेंज फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन चेंज क्या हम उसको बीच में प्रोडक्ट, यहाँ पे साथ ही यहाँ पे आती है मशीन के लिए बात होती है। अगर आप मशीन सप्लाई हो रही है उसकी कैपेसिटी की बात है, तो क्या हम बीच में उसको डिजाइन की चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। फिर मान लो बीच में हमको कोई चीज़ यहाँ पे दूसरा डिजाइन हमको निकालना पड़ा उस मशीन से, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फिर वर्क इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटीज़ क्या है उसमें, और ट्रेडिंग एंड अवेयरनेस क्या है उसमें। तो ये कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम वेरीफाई, जो हम कैपेसिटी वेरिफिकेशन में हमको ध्यान देनी होती हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे और आता है डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज। साथियों हो सकता है आप आज का लास्ट टॉपिक हो, फिर आगे हम वीडियो को और बढ़ाएंगे और एक पार्ट और बना देंगे जहाँ पे आपको ये यूनिट 1 पूरी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज में क्या बातें होती हैं उसको हम ध्यान देते हैं। द मेन थिंग इज टू इंश्योर दैट द पोटेंशियल सप्लायर्स हु शोज इंटरेस्ट in the product has the minimum essential plant equipment and skilled manpower। हमको ये ध्यान देना है जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमको प्रोडक्ट में हमको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमको सप्लाई करेंगे, उनके पास कुछ इसेंशियल प्लांट इक्विपमेंट होने चाहिए और स्किल्ड मैन पावर होने चाहिए, ताकि हमको यहाँ पे और जो सोर्स हमको मिल पाए बढ़िया से।
क्वालिटी इंजीनियर कैन सेट अप नेसेसरी कंट्रोल्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी मेंटेन्ड एट एक्सेप्टेबल लेयर। हमको यहाँ पे कुछ क्वालिटी इंजीनियर्स यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे, जो क्वालिटी कंट्रोल जो होते हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जितने भी रॉ मटेरियल आ रहे हैं, फिर जो प्रोडक्ट हो रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट को वहाँ पे चेक करते रहें, ताकि हम एक एक्सेप्टेबल लेवल को हम वहाँ पे मेंटेन कर पाएँ, ना कि हम लेवल हमारा कम ना हो। Condition of supply should be put down in the writing that clearly explain the vendor's submission after pre-production sample or the particular type of packaging etc। तो हमको यहाँ बोला गया कि हम जितने भी सप्लाई हों, जो कंडीशंस हों, सारी चीज़ हमको पेपर वर्क में चाहिए, पेपर में, जहाँ पे वो क्लियरली एक्सप्लेन हो कि जो वेंडर है वो किस प्रकार से सैंपल का सबमिशन करने वाला है, या किस प्रकार की उसकी पैकेजिंग होने वाली है, या किस पार्टिकुलर टाइप की पैकेजिंग होगी। सारी चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे राइटिंग पेपर में आपको लेनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो कंसिडर किए जाते हैं, जैसे यहाँ बोला गया एनी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन शुड बी द क्लियरली मेंशन्ड। जो हम यहाँ पे राइटिंग में ले रहे हैं वहाँ पे क्या क्या है, कुछ अगर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। मटेरियल क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय द परचेजर बिफोर टेकिंग इनटू यूज। हम मान लीजिए आपका सप्लाई हो गया, आप वहाँ पे एक मान लीजिए वेंडर है जो सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस अब वो कंपनी आपकी कोई कंपनी है जो आपके परचेज को लिया, तो अब उसमें क्या होगा, परचेज करने वाला है उसको पहले मटेरियल को अप्रूव करेगा, यूज करने से पहले ऐसे नहीं यूज करने का, अगर अप्रूव है तभी वो यूज करेगा, वरना क्या हो सकता है वो प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है। साइज ऑफ द सैंपल मेड ऑफ डिस्पैच एंड टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द सैंपल शुड बी नोन टू द वेंडर। मतलब कि कंपनी अगर आपको परचेजिंग सामान मिला, जो आप कंपनी के ओनर हैं, तो क्या होगा, आप उसका सैंपल क्या है, साइज सैंपल क्या था, कब डिस्पैच हुआ, आपने कौन कौन से टेस्ट उस पर सैंपल पर टेस्ट कंडक्ट किए, और उसका क्या रिजल्ट आया, वो भी वेंडर को पता होना चाहिए जो उसको सप्लाई किया है। डेविएशन ऑफ द ड्राइविंग एंड स्पेसिफिकेशन आर कंसेशनेस ऑन सर्टेन क्वालिटी रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। यदि आपको जो उसने स्पेसिफिकेशन जो उसने बताई थी, जो टर्म्स थे, उससे कुछ भी चेंजिंग होती है या ड्राइंग में कुछ डेविएशन आता है, तो वो भी हमेशा डिफाइन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट को हमेशा डिफाइन करना चाहिए। मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी क्लेरिफाइड टू द वेंडर्स। किस प्रकार से हम कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम सर्विस को या फिर गुड्स को हम एक्सेप्ट करेंगे। प्रोडक्ट नॉमेनक्लेचर, पार्ट नंबर एंड अदर डिटेल्स शुड बी स्पेसिफाइड। आप जानते ही हैं कि कोई बड़ी सप्लायर हैं तो एक ही पैकेजिंग उसकी अलग अलग होगी, या सारी चीज़ ट्रक से या फिर लोडिंग जो होंगी अलग अलग ट्रक पे लोडिंग होंगी। जो नॉमेनक्लेचर है, जो पार्ट नंबर, सारी चीज़ें वहाँ पे स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और वारंटी क्लाजेज एंड प्रोसीजर फॉर क्लेम शुड बी क्लियरिफाइड इन डिटेल्स। मतलब कि उसमें जो वारंटी क्लाज है या फिर उसमें कोई क्लेम्स के प्रोसीजर है, तो वो भी पूरी तरह से वहाँ पे क्लियरिफाई होनी चाहिए डिटेल्स में। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज में हमारे ये पॉइंट्स आते हैं जो हमको याद रखने हैं, किस तरह हम उसको जो सोर्स को हम कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ सारे साथियों मैंने कुछ बात किया। अब चलते हैं साथियों अगले वीडियो मिल लेंगे। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। तो मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि आपके सभी स्टूडेंट, आपके जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, सभी को पास होना, सभी को एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो वीडियो को जरूर से अधिक शेयर करिए, अपने कॉलेज में ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो पाने के लिए पार्ट 3 या फिर जो अगले यूनिट की वीडियो आने वाले हैं, उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।